बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 46 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 47 मुलाहिजा फरमाएं। समीना के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसने कुछ कहने की बजाय ब्रीफकेस का रुख शारक की तरफ घुमा दिया। ब्रीफकेस में जो कुछ भी था उसे देखकर शारक को कोई हैरत नहीं थी, लेकिन 9 लखा उछल पड़ा। ब्रीफकेस में 1000 रुपए वाले नोटों के बंडल भरे हुए थे और ये रकम 10 लाख से किसी तरह कम नहीं थी। क्या ये हैरत की बात नहीं? 9 लखा बोला। 2 कनाल पर ये शानदार कोठी, नई टोयोटा कार और ये इतनी बड़ी रकम, इतनी मेहरबानी। तुम्हें अंदाजा है कि जो माल हम बहरी जहाज पर पहुंचा कर आए थे उसकी मालियत क्या होगी? शायद ने सवालिया निगाहों से 9 लखा की तरफ देखा। नहीं, मैं ठीक से अंदाजा तो नहीं लगा सकता। 9 लखा ने नफी में सारी ला दिया। बैनुल-अक़वामी मंडी में 1 किलो हीरोइन की कीमत $1 करोड़ बनती है और वो हीरोइन 5 किलोग्राम थी। इस तरह तुम कीमत का अंदाजा लगा सकते हो। शारक बोला। 500 करोड़? 9 लखा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। रुपए नहीं, डॉलर। और $1 30-32 रुपए का होता है। इस तरह अरबों रुपए बनते हैं। हाजी अब्दुल्ला बिला वजह ही तो हम पर इतना मेहरबान नहीं हो रहा। अगर 40-50 लाख रुपए वो हम पर खर्च कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। 40-50 भी नहीं, बल्कि इसने हमें नकद रकम तो ये दी है जो मेरे ख्याल में 10 लाख से ज्यादा नहीं। मकान और कार तो अभी उसी की मलकियत है और 10 लाख की ये रकम ना होने के बराबर है। इतनी रकम तो तुम जानते हो कि हम यहाँ रहकर भी 2-4 दिन में कमा ही लेते। शारक ने कहा। तो फिर लानत भेजो इस हाजी पर। 9 लखे ने कहा। इतने दिन तक मुसीबतें उठाई और कदम कदम पर पंजा जमाई करते रहे और दिया क्या? सिर्फ 10 लाख। मैं तो कहता हूँ ये रकम भी उसके मुंह पर मारो और अपने डेरे पर चलो। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लिए ये सौदा भी महंगा नहीं है। शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? इस मर्तबा समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तजर्बा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जो कल हमारे काम आ सकते हैं। शारक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो फिर ठीक है शारक बाबू, चंद रोज हाजी अब्दुल्ला की रोटियों पर ही ऐश करते हैं। 9 लखे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। यही करना पड़ेगा, शारक ने जवाब दिया। हमें चंद रोज और हाजी के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद हम इससे अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मुझे तो अपना ही डेरा अच्छा लगता है शारक बाबू। 9 लखे ने कहा। अभी चलते हैं डेरे पर। लो पहले ये संभाल लो। शारक ने कहते हुए ब्रीफकेस बंद करके 9 लखे की तरफ सिरका दिया और कुछ समय से चाबी निकाल कर उसके हवाले कर दी। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे अपने पास ही रखो। 9 लखे ने कहा। नहीं, ये ब्रीफकेस तुम्हारा है, मेरा या समीना का इस पर कोई दावा नहीं। शारक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो शारक बाबू? 9 लखे ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ठीक कह रहे हैं, समीना ने कहा। इसे अपने कमरे की अलमारी में रखकर अलमारी की चाबी जेब में डालो और तैयार हो जाओ। हम डेरे का चक्कर लगा कर आएंगे। 9 लखा चलने में हैरत से उन दोनों की तरफ देखता रहा, फिर नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस उठाकर कमरे से निकल गया। सूरज सर पर चमक रहा था। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, लेकिन एयर कंडीशन कार में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दे रहा था। शारक स्टीयरिंग संभाले हुए था। 9 लखा उसके साथ पैसेंजर सीट पर था और समीना पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसने सीट की पूंछ से टेक लगा रखी थी और कदरे नीम दराज पोजीशन में थी। मुल्तान रोड पर यतीम खाने के चौक से जरा आगे ट्रैफिक जाम था। गाड़ियों के हार्नों के शोर से कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। बाज गाड़ियां बगली रास्तों से निकलने की कोशिश कर रही थी, जिससे एतराफ के रास्ते बंद हो चुके थे। शारक ने गाड़ी रोक ली। क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों ट्रैफिक जाम है? 9 लखे ने अपनी तरफ का शीशा उतार कर एक रेड़े वाले से पूछा। एक्सीडेंट हो गया है जी, रेड़े वाले ने बताया। साहिवाल से आने वाली बस ने उधर से जाने वाली एक कार को कुचल दिया है। सुना है 6-7 बंदे मरे हैं। 9 लखे ने शीशा बंद कर दिया और इधर उधर खड़ी हुई गाड़ियों को देखने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद ट्रैफिक में हरकत पैदा हुई। गाड़ियां चींटी की रफ्तार से रेंगने लगी। अगर कोई सलीका और तौर तरीका इस्तेमाल किया जाता तो ट्रैफिक बहुत जल्द क्लियर हो सकता था, लेकिन हर शख्स पहले निकलने की कोशिश में था। बहरहाल खुदा खुदा करके उन्हें आगे निकलने का रास्ता मिला। वो नीले रंग की एक निसान कार थी जो एक बस के सामने बुरी तरह कुचली पड़ी थी। कार का अगला हिस्सा पुचका हुआ था जो बस के नीचे फंसा हुआ था। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि बस से आने वाली इस कार को टक्कर मारकर बहुत दूर तक घिसटती हुई ले आई थी। सड़क पर दूर तक खून फैला हुआ था। हुजूम से काफी आगे निकल आने के बाद शारक ने सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे कार रोक ली। वहां भी 5-6 आदमी खड़े थे। शारक ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा उतार लिया और एक आदमी को इशारे से बुलाकर पूछा, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? गलती ना कार वाले की थी और ना बस ड्राइवर की, उस शख्स ने जवाब दिया। तो फिर टक्कर कैसे हुई भाई मेरे? 9 लखे ने कहा। ये कार वाले शायद पिकनिक के लिए छांगा मांगा जा रहे थे। इनके साथ 2 मोटरसाइकिल सवार भी थे जो अपनी मोटरसाइकिलों को सड़कों पर लहरा रहे थे। कभी वो कार के साथ आ जाते, कभी पीछे रह जाते और कभी मोटरसाइकिल लहराते हुए आगे निकल जाते। कार की रफ्तार भी खासी तेज थी और सामने से भी तेज रफ्तार बस आ रही थी।
एक मोटरसाइकिल सवार लहराता हुए बस के सामने आ गया। बस के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की तो कार उसके सामने आ गई। एक खौफनाक धमाका हुआ और बस उस कार को कुचल कर घसीटती हुई दूर ले गई। और वो मोटरसाइकिल सवार? शारिक ने पूछा। हादसा होने के बाद वो एक लम्हे को रुके थे, फिर वो अपनी मोटरसाइकिलों को शहर की तरफ दौड़ा कर ले गए, उस शख्स ने बताया। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि यह हादसा उन मोटरसाइकिल सवारों की वजह से ही पेश आया, शारिक बोला। मैं तो यही कहूंगा जी, उस शख्स ने कहा। वो दोनों नौजवान भी कार वालों के साथ ही थे। मैं उन्हें रात से बारिश की तरह बदतमीजियां करते हुए देखता आया हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़के इनके साथ थे? शारिक ने पूछा। मैं भी अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था जी। उस शख्स ने दरख्त के नीचे खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया। मैं ठोकर नियाज बेग में रहता हूँ। एक जरूरी काम से सुबह सवेरे शहर आ गया था और अब वापस जाते हुए समनाबाद मोड़ से इन लोगों को देख रहा था। एक मोटरसाइकिल वाला कभी कार के साथ आकर कार की खिड़की पर हाथ रख देता और कार में बैठे हुए लोगों से बातें करने लगता। ये तो इत्तेफाक था कि यतीम खाने वाले बोर्ड से मैं उन लोगों से जरा आगे निकल गया और फिर मैंने धमाके की आवाज सुनी। अल्लाह माफ करे जी, बड़ा ही खौफनाक हादसा हुआ था। हाँ भाई, अल्लाह माफ करे, शारिक ने कहते हुए खिड़की का शीशा चढ़ाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। समीना और नौलखा खामोश बैठे रहे। शारिक हल्की रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा और बिलाखिर उसने गाड़ी दाईं तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी और उसके तकरीबन 5 मिनट बाद गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। हारन बजाने पर गेट गामे ने खोला। पहले तो वो सफेद ट्यूटा देखकर हैरान हुआ और फिर शारिक और नौलखा को देखते ही उसके चेहरे पर रौनक सी आ गई और उसने फाटक पूरी तरह खोल दिया। शारिक ने गाड़ी अंदर ले जाकर दरख्तों के नीचे रोक दी और वो तीनों नीचे उतर आए। समीना तो इधर उधर टहलने लगी और नौलखा करीब बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। राजू कहाँ है? शारिक ने गामे की खैरो आफियत दरियाफ्त करने के बाद इधर उधर देखते हुए पूछा। राजू 2-3 दिन से गायब है शारिक बाबू, गामे ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर यकदम परेशानी के तासरात ऊपर आए। मैं तो खुद भी यहाँ कैद होकर रह गया हूँ। क्या मतलब? राजू कहाँ गायब है? शारिक चौंक गया। पता नहीं, पहले तो मैं समझा था कि शायद माजा गुज्जर के हाथ लग गया है, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जराए से तस्दीक कर ली है। वो माजा गुज्जर या उसके किसी आदमी के हाथ नहीं लगा। तो फिर वो कहाँ गायब हो गया? शारिक बोला। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आती, गामे ने जवाब दिया। और धंधा कैसा है? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। धंधा तो ठीक है, गामे ने कहा। मैं तो कई रोज से यहाँ से बाहर नहीं गया। पहले राजू ने काम संभाल रखा था और जब से वो गायब हुआ है मौलवी हमीद काम संभाले हुए है। तुम यहाँ क्यों छुपे बैठे हो? शारिक ने पूछा। मदंग का थानेदार मेरे पीछे लग गया है, गामे ने बताया। पता चला है कि माजे गुज्जर ने उसे कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया है। वो मेरे डेरे में आतिशजनी और 2 आदमियों के कत्ल के इल्जाम में मुझे अंदर करना चाहता है। कौन 2 आदमी? शारिक ने उसे घूरा। पुलिस के पास ऐसे बहुत से केस होते हैं जिनके लिए उन्हें मुनासिब मुल्जिमों की तलाश होती है। ऐसे ही केस होंगे जिनमें वो थानेदार मुझे फिट करना चाहता है। तुमने हाजी अब्दुल्ला से बात नहीं की? शारिक ने कहा। राजू के गायब होने के बाद मैं हाजी अब्दुल्ला के पास गया था मगर मुलाकात नहीं हो सकी, गामे ने जवाब दिया। ठीक है, शारिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब मैं आ गया हूँ, संभालूंगा सारा मामला। ये देखो, हम तुम्हारे लिए कराची से क्या लाए हैं। नौलखा कहते हुए एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। कराची के तोहफे हैं, खुश हो जाओगे देखकर। और ये दूसरा थैला संभाल कर रख लो राजू के लिए, वो आ जाए तो उसे दे देना। और क्या खबरें हैं? शारिक ने चारपाई पर बैठते हुए पूछा। तुम लोगों के बाद मैं कोई अच्छी खबरें जमा नहीं कर सका, गामे ने कहा। खास तौर से नौलखा के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। खुलकर बात करो, नौलखा ने उसे घूरा। तुम्हारे बहनोई का नाम नासर अली है ना? गामे ने पूछा। हाँ, क्या हुआ उसे? नौलखा नासर अली का नाम सुनकर चौंक गया। उसे कत्ल कर दिया गया है, गामे ने कहा। तुम लोगों के जाने के बाद दूसरे दिन गुलबर्ग नहर से उसकी लाश मिली थी। पुलिस के कहने के मुताबिक उसे कई रोज पहले तशद्दुद करके लाश नहर में फेंक दी गई थी, जो पुल के दरमियान वाले सतूनों के साथ अटक गई थी। उस रोज नहर में नहाते हुए चंद लड़के उस तरफ निकल गए तो लाश का पता चला। लाश बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन पतलून की जेब से बरामद होने वाले शनाख्ती कार्ड से उसे नासर अली की हैसियत से शनाख्त कर लिया गया। शनाख्ती कार्ड पर पता भी चुबुर्जी क्वार्टर का था। ये सब कुछ अखबार में छपा था, तस्वीर भी छपी थी। मैंने वो अखबार संभाल कर रखा हुआ है, अभी लेकर आता हूँ। गामा अंदर चला गया और नौलखा गुमसुम सा खड़ा रहा। शारिक ने उसे बाजू से पकड़कर चारपाई पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद गामा कमरे से एक तय किया हुआ अखबार ले आया। अखबार कई रोज पुराना था। उसने अखबार सीधा करके वो सफा सामने कर दिया, जिस पर लाश के बारे में खबर और तस्वीर छपी हुई थी। ये तस्वीर शनाख्ती कार्ड से ली गई थी और नौलखा को उसे पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो नासर अली ही था। शारिक ने गामा से अखबार लेकर पढ़ी। चंद लम्हे तस्वीर को देखता रहा, फिर उसने नौलखा के कंधे पर हाथ रख दिया, जो सर झुकाए बैठा और आंखों से आंसू बह रहे थे। हौसला करो नौलखे, शारिक उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। ये उस गुज्जर के सिवा किसी और का काम नहीं हो सकता। नौलखा एक झटके से उठते हुए बोला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हौसला करो नौलखे, शारिक ने फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ये काम गुज्जर का हो या किसी और का,
हमारे हाथों से बच नहीं सकेगा। 1-2 दिन सब्र करो, मुझे बस इस केस के बारे में मालूमात हासिल कर लेने दो, फिर देखो क्या होता है। मैं बहन कलसूम को क्या मुंह दिखाऊंगा शारक बाबू, नौलखा रोते हुए बोला। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस रात समीना को लेकर वहां जाता और ना आज मेरी बहन को ये दिन देखना पड़ता। किस्मत का लिखा होकर रहता है नौलखे, इसमें गलती मेरी तुम्हारी या किसी और की नहीं। शारक उसे तसल्ली देते हुए बोला। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता। मैं अभी कलसूम के घर जाना चाहता हूँ, नौलखे ने कहा। अभी नहीं, शारक ने कहा। तुम जानते हो कि समीना के बाप ने उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है और पुलिस को तुम्हारी तलाश है। इस तरह दिन की रोशनी में धुंधलाते हुए वहां जाओगे तो डर लिए जाओगे। शाम का अंधेरा फैलने दो, चलेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, शारक ने कहा। नौलखा दोबारा चारपाई पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शारक, समीना और गामा उसे तसल्ली देते रहे। फिर गामा मटके से पानी का गिलास भरकर ले आया और नौलखे को जबरदस्ती चंद घूंट पिला दिए। नौलखा बड़ी मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पा सका था। इस वक्त 2 बज चुके थे, खाने का वक्त हो चुका था। गामा खुद ही खाना तैयार करता रहा, लेकिन इस वक्त किसी का भी खाने का मूड नहीं बन रहा था। गामे ने चाय बना ली थी और कमरे में से 2-3 कुर्सियां भी निकाल ली थी। वो दरख्तों के नीचे ही बैठे रहे, यहाँ ताजा हवा अच्छी लग रही थी। समीना उनसे कदरे अलग थलग बैठी हुई थी। वो भी कलसूम और नासर अली के बारे में सोच रही थी। वो चंद घंटे ही तो उनके घर में रही थी, लेकिन इन्हीं चंद घंटों में समीना ने उनकी फितरत का अंदाजा लगा लिया था। वो दोनों बहुत शरीफ इंसान थे। समीना का ज्यादा वक्त क्योंकि कलसूम के साथ गुजरा था, इसलिए वो कलसूम को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकी थी। उन चंद घंटों में कलसूम ने हर लिहाज से उसका ख्याल रखा था। शारक भी अपनी जगह बैठा यही सब कुछ सोच रहा था। उस रात जब नौलखा समीना को फैसलाबाद से लेकर आया था, वो नासर अली के घर ना जाता तो आज नासर अली को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोने ना पड़ते। शारक को यकीन था कि नासर अली बाजा गुज्जरी की जिंदगी का निशाना बना होगा। शारक को यकीन था कि नासर अली बाजा गुज्जरी की दरिंदगी का निशाना बना होगा। वो इंसान नहीं, जहरीला नाग था जो अब तक उसके कई आदमियों को डस चुका था। बाजा गुज्जर समीना के बाप के पास पहुंच गया था। वो नासर तक भी पहुंच गया होगा और उसे किसी तरह पता चल गया होगा कि नासर अली नौलखे का रिश्तेदार है और वो नौलखा के बारे में जरूर जानता होगा। और जाहिर है नासर नौलखा के बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ है। इस तरह नासर उसके तशद्दुद का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। माजे गुज्जर ने उसकी लाश नहर में फेंकवा दी। शारिक सोच रहा था कि अगर उनके जाने से पहले ही नासर अली के कत्ल का इंकशाफ हो जाता तो वो माजे गुज्जर से उसका हिसाब बराबर करके ही जाता, लेकिन बहरहाल अब उसने तय कर लिया था कि माजे गुज्जर से नासर अली के कत्ल का बदला जरूर लेगा। समीना कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँगने लगी। कुछ देर बाद वो अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रही थी। शारक, नौलखा और गामा दरख्तों के नीचे ही बैठे बातें करते रहे। 6 बजे के लगभग शारक ने कमरे में जाकर समीना को जगाया। समीना ने बाहर आकर ड्रम में से पानी लेकर मुंह हाथ धोया, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक सनसनाहट हो रही थी। आज वो कई रोज बाद दोपहर के वक्त सोई थी। जब वो दोपहर को सोकर उठी थी तो उसके दिमाग में देर तक इसी तरह सनसनाहट सी होती रही थी। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो लोग हवेली से निकले। गामा भी उनके साथ था। वो सीधे मदन थाने पहुंचे। शारिक ने कार थाने से चंद गज पीछे ही रोक ली। वो इन तीनों को कार में छोड़कर खुद 90 तुले कदम उठाता हुआ थाने में दाखिल हो गया। थानेदार मौजूद था। 2-3 आदमी और भी बैठे हुए थे। आओ आओ शारिक बाबू, तुम तो ईद का चांद ही हो गए। थानेदार ने उठकर बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। कहाँ गायब हो गए थे शारिक बाबू, कई रोज से नजर ही नहीं आए। तुम जैसे लोगों की मेहरबानी से बाजुका तो अपने आप से भी छुपना पड़ता है, शारिक कहते हुए कुर्सी पर बैठ गया। 1 मिनट, मैं जरा इन लोगों से फारिग हो लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। थानेदार कहते हुए वहां से पहले से बैठे हुए 2 आदमियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। ठीक है ख्वाजा साहब, अगर आप लोग अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका खुमियाजा तो आप लोगों को भुगतना ही होगा। मेरा ख्याल है अब मामला अदालत पर ही छोड़ दें। बेहतर होगा कि आप 1-2 दिन में किसी अच्छे वकील का बंदोबस्त कर लें। हम तो चाहते हैं कि बात अदालत तक पहुंचने की बजाय यहीं पर खत्म हो जाए, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। वो एक अधेड़ उम्र आदमी था और चेहरे मोहर से शरीफ ही लगता था। दूसरी पार्टी भी बड़ी जोर वाली है ख्वाजा साहब, थानेदार ने कहा। और फिर अगर कोई मामूली सी लड़ाई झगड़ा होता तो हम खुद ही लड़कों को डांट डपट कर मामला खत्म कर देते और आपको भी यहाँ तक आने की जहमत न करनी पड़ती। लेकिन आप जानते हैं कि मामला संगीन है। गोली दूसरे लड़के के पेट में लगी है जो हॉस्पिटल में पड़ा है। अगर वो खत्म हो जाता है तो केस मजीद संगीन हो जाएगा। मैं हॉस्पिटल से होकर आया हूँ इंस्पेक्टर साहब, ख्वाजा साहब ने कहा। डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। गोली पेट से निकाल ली गई है और लड़के की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, बल्कि डॉक्टर ने तो कहा था कि 3-4 रोज में उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो लड़के के बाप से मिलकर मामला तय हो सकता है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि लड़के का बाप पहले ही एसपी साहब तक पहुंच चुका है, थानेदार ने कहा। अब मामला मेरे इख्तियार में भी नहीं है।
सुबह हम आपके लड़कों को अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। आप भी किसी वकील से बात कर लें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ख्वाजा साहब गहरा सांस लेते हुए उठ गए। उसके साथ दूसरे 2 आदमी भी उठ गए। उन्होंने थानेदार से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। क्या किस्सा है? शारिक ने उनके जाने के बाद सवालिया निगाहों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। ख्वाजा साहब इसी मोहल्ले में रहते हैं। आज दोपहर इनके बेटे का किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था। इनके बेटे अफजाल ने जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी। अफजाल 10वीं क्लास में पढ़ता है। माँ बाप इतने लापरवाह हैं कि बेटे की हरकतों का इल्म नहीं। अब भागे फिर रहे हैं। बताओ इतने रोज कहाँ गायब रहे? इंस्पेक्टर ने कहा। शहर से बाहर गया हुआ था, शारिक ने कहा, लेकिन तुमने मेरी अदम मौजूदगी में खूब फायदा उठाया। क्यों मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो? तुम शायद गामे की बात कर रहे हो, इंस्पेक्टर बोला। हाँ, शारिक ने कहा। क्या तुम समझते हो कि अपने डेरे को आग उसी ने लगाई थी? और कत्ल के वो कौन से 2 केस हैं जिनका फंदा तुम उसके गले में फिट करना चाहते हो? पुराने केस हैं, इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और तुम्हें अब ख्याल आया कि गामा उसमें फिट हो सकता है? शारिक ने उसे घूरा। कोई केस किसी भी वक्त रुख बदल सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। बेहतर है कि इस केस का रुख एक बार फिर बदल दो। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। बाजे गुजर के पीछे लगकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ कत्ल के कितने केस हैं, उसी को अपने किसी केस में फिट क्यों नहीं कर लेते? बात किसी को किसी केस में फिट करने की नहीं है शारिक बाबू, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। कानून के कुछ तकाजे भी होते हैं। और कानून के तकाजे? शारिक ने उसकी बात काट दी। ठीक है, गामा बाहर गाड़ी में बैठा है। उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर कानून के तकाजे पूरे कर लो। फिर मैं भी राबिया को अदालत में पेश करके कानून के तकाजे पूरे करने की कोशिश करूंगा। उस वक्त कोई एतराज मत करना। राबिया? ये नाम सुनते ही इंस्पेक्टर का चेहरा धुआं हो गया। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? वो सब कुछ जानता हूँ जो उसके साथ हो चुका है, शारिक ने मानी खेद अंदाज में कहा। और यह भी जानता हूँ कि राबिया इस वक्त कहाँ है और इस मामले में कौन कौन मुलव्वस है। इंस्पेक्टर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। शारिक के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। राबिया का केस कराची जाने से 2-3 रोज पहले ही उसकी नजरों में आया था, लेकिन ये बात उसने अपने सीने में छुपाए रखी थी। राबिया कॉलेज की एक 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो 20-21 साल की एक बेहद हसीन लड़की थी। दराज कामत होने की वजह से उसके हुस्न में कुछ और इजाफा हो गया था। बाबर नामी कॉलेज के एक स्टूडेंट से उसका मुआशका चल रहा था। बाबर का मामू अल्ताफ लाहौर में एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था, लेकिन बाबर ने अपने दोस्तों को यह तासर दे रखा था कि उसका मामू उस फिल्म कंपनी का मालिक है। बाबर अक्सर लाहौर जाता रहता था। हमेशा वापस आने के बाद वो राबिया को फिल्म नगरी के किस्से सुनाया करता था। राबिया फिल्म बीनी की शौकीन थी, लेकिन बाबर की बातें सुन सुनकर उसके दिल में फिल्मी अदाकारा बनने का शौक उभरने लगा। बाबर उसके इस जज्बे को उभारता रहता। उसने राबिया को बावर करवा दिया था कि वो तमाम तर सलाहियतें उसमें मौजूद हैं जो सफ़े अव्वल की एक हीरोइन में होनी चाहिए। वो राबिया को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश भी करता रहा था कि अगर वो उसके साथ लाहौर चली जाए तो उसका मामू से अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट कर लेगा। लेकिन राबिया डरती थी। उसका ताल्लुक एक गरीब और शरीफ घराने से था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर वाले उसे कभी भी फिल्म इंडस्ट्री का रुख करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बाबर भी ये कब चाहता था कि वो माँ बाप की इजाजत लेकर जाए। वो राबिया को ये पट्टी पढ़ा रहा था कि अगर वो चुपके से घर छोड़कर चली जाए तो काम बन सकता है। उसके माँ बाप को उस वक्त तक इसका पता नहीं चलेगा जब तक उसकी फिल्म रिलीज ना हो जाए। और जब उसके घर वाले ये देखेंगे कि वो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन चुकी है तो उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। राबिया बेचारी बाबर की बातों में आ गई और बिलाखिर एक रोज वो माँ बाप की इज्जतों को पैरों तले रोनते हुए दहलीज पार कर गई। राबिया वो सारा जेवर भी ले आई थी जो माँ बाप ने पैसा जोड़ जोड़ कर उसके जहेज के लिए तैयार कर रखा था। लाहौर पहुंचकर बाबर उसे समनाबाद में अपने एक दोस्त के यहाँ ले आया। पहला दिन तो खैरियत से गुजर गया। दूसरे दिन 2-3 लड़के और भी उस कोठी में आ गए। वो शक्ल और सूरत ही से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। बाबर ने बताया कि ये सब फिल्मी अदाकार हैं और फिर उसी रात वो तमाम फिल्मी अदाकार उसे माले गनीमत समझकर उस पर टूट पड़े थे। राबिया चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह गई। बाबर की मोहब्बत का पोल खुल गया था। बाबर और उसके साथी उस वक्त तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलते रहे। वो चौथी रात थी जब बाबर और उसका साथी राबिया को लेकर बड़ी अफरा तफरी में समनाबाद वाली उस कोठी से फरार हुआ था। राबिया को पता चला था कि पुलिस उस कोठी पर छापा मारने वाली थी और उन लोगों को किसी तरह पता चल गया और ये लोग राबिया को लेकर वहां से भाग निकले थे। समनाबाद से फरार होकर वो लोग मुगलपुरा के एक मकान में आ गए। 2 दिन बाद वहां से भी मुंतकिल हो गए। अब राबिया एक ऐसे आदमी के कब्जे में थी जो शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश लगता था। उसकी उम्र 45 की लगभग थी। वो भी कई रोज तक राबिया को खिलौना समझकर उससे खेलता रहा। कुछ और लोग भी आकर दादो ऐश देते रहे और फिर राबिया पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि बाबर उसे 10,000 रुपए में उस शख्स के हाथ फरोख्त कर गया था। चांद रोज अंगूरी बाग में रखने के बाद राबिया को अचरे के एक बदमाश के हाथ 20,000 में फरोख्त कर दिया गया। राबिया तकरीबन 15 दिन अचरे के एक मकान में मुख्तलिफ लोगों की हवस का निशाना बनती रही। फिर मलंग में रहने वाली रूबी नामी एक औरत ने उसे 25,000 रुपए में खरीद लिया।
रूबी एक तवाइफ थी, वो खुद भी धंधा करती थी और बड़े बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई करती थी। राबिया ने दूसरे दिन रूबी के मकान से भागने की कोशिश की, मगर रूबी ने उसे गली ही में पकड़ लिया। राबिया ने शोर मचा दिया था, अगरचे रूबी के आदमी उसे पकड़कर दोबारा मकान में ले गए थे, लेकिन बात लोगों की नजरों में आ गई थी और इस तरह थाने तक भी इतला पहुंच गई थी। इंस्पेक्टर ने अपने चंद आदमियों के साथ मकान पर छापा मारा। 1 घंटे बाद इंस्पेक्टर जब मकान के बाहर निकला तो 5-6 आदमी मकान के सामने गली में जमा थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से उस लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो इंस्पेक्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई मामला नहीं, तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना लेते हो, ये इनका घरेलू मामला है। लड़की इनके यहाँ मेहमान आई हुई है, उसका ज़हनी तवादुन ठीक नहीं, ये लोग इसे इलाज ही के लिए यहाँ लेकर आए हैं। ज़हनी तवादुन दुरुस्त ना होने की वजह ही से वो घर से निकल गई थी। वो लोग हैरत से इंस्पेक्टर की तरफ देख रहे थे, लेकिन जाहिर है कोई शख्स उसके मुकाबले पर नहीं आ सकता था। लेकिन उस रोज के बाद महल्ले के लोगों ने अक्सर उस इंस्पेक्टर को रात के वक्त सादा कपड़ों में रूबी के मकान में आते देखा था। और फिर यूं हुआ कि रूबी का एक गाहक राबिया को ले उड़ा। वो किसी जमींदार का बेटा था और राबिया उसे पसंद आ गई थी और वो उसे शादी करना चाहता था। रूबी ने उसे गुंडों के जरिए उस जमींदार ज़ादे को डराने धमकाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जमींदार ज़ादे ने धमकी दी थी कि वो राबिया को भूलकर खामोश बैठे रहे, बसूरत दीगर वो डीआईजी से मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराएगा। इस तरह राबिया वाला मामला वहीं पर खत्म हो गया था। शाहरुख को ये सब कुछ सोहेल से मालूम हुआ था। वो जमींदार दादा सोहेल का दोस्त था और वो उसको लेकर चंद घंटे उसके रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे में भी रहा था। राबिया ने रो रो कर अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। वो जमींदार दादा राबिया को लेकर चला गया था और शाहरुख उससे पूरे किस्से का पता चला था। अब वो इंस्पेक्टर को उसी राबिया के हवाले से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम अपनी हद से बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे शाहरुख बाबू? इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन तुम अपने इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। शाहरुख ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे और भी बहुत सी कहानियां मालूम है, लेकिन सिर्फ राबिया के एक किस्सा तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख कर सकता है। ना सिर्फ तुम्हारी नौकरी जाएगी, बल्कि इस बात का भी 100% इम्कान है कि तुम्हारे यही मातहत ये मामूली कांस्टेबल जो थाने के हवालात में तुम पर छतरोल करके तुमसे मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। जरा सोचो उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। तुम बहुत ज्यादा फैल रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें भी अभी और इसी वक्त बंद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हो, शाहरुख ने कहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं थानेदार साहब। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने वर्दी की आड़ ले रखी है। अगर देखा जाए तो तुम्हारा जुर्म मुझसे ज्यादा संगीन है। हम तो आम मुजरिम हैं। ऐसी सूरत में क्या ये बेहतर ना होगा कि हम एक दूसरे से ताउन करें, गैर मशरूत तौर पर, बराबरी की बुनियाद पर? ठीक है शाहरुख बाबू, थानेदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इस वक्त तुम बाजी जीत रहे हो, लेकिन ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा दाव चल गया तो सारी चौकड़ी भूल जाओगे। मैं याद रखूंगा। वैसे मेरा मशवरा है कि बादजा गुज्जर जैसे घटिया लोगों से दूर ही रहो। तुम उसकी वजह से मार खा जाओगे। दोस्ती रखनी है तो हम जैसे लोगों से रखो जो किसी आड़े वक्त में तुम्हारे काम भी आ सकते हैं, रुपए पैसे और हर लिहाज से तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। वैसे एक बात तो बताओ, राजू को जानते हो? राजू? कौन राजू? थानेदार उछल पड़ा। तुमने 2-3 दिन से उस बेचारे को नजरबंद कर रखा है, शाहरुख ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, और वो भी बाजे गुज्जर के कहने पर। छोड़ दो उस बेचारे को। तुम्हें कैसे पता चला कि राजू? महज एक अंदाजा था। तुम्हारे इस जुमले ने तस्दीक कर दी, शाहरुख ने मुस्कुराते हुए कहा। बाजा गुज्जर जैसे लोग तुम्हें जलील करवाते रहेंगे। हमसे दोस्ती रखो, फायदे में रहोगे। राजू को बुलाओ, मैं उसे साथ लेकर जाना चाहता हूँ। थानेदार के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो चंद में शाहरुख की तरफ देखता रहा, फिर एक कांस्टेबल को बुलाकर उसे राजू को लाने की हदायत की। उसी लम्हे एक और कांस्टेबल दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने पहले शाहरुख की तरफ देखा और फिर मेज के दूसरी तरफ जाकर थानेदार के कान में सरगोशी करने लगा। मुझे मालूम है, तुम जाओ, इसे छेड़ने की जरूरत नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल राजू को लेकर आया। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि 3 दिन तक उसकी अच्छी खासी खातिर मदारत की गई थी। शुक्रिया इंस्पेक्टर, शाहरुख कहते उठकर खड़ा हो गया। इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे दोस्ती करके तुम घाटे में नहीं रहोगे। चलो राजा। उसने राजा को इशारा किया। वो दोनों थाने से बाहर आ गए। जब गाड़ी के करीब पहुंचे तो गामा शाहरुख के साथ राजू को देखकर चौंक गया। ओए राजू तुम? गामे ने कहा। तुम सरकारी मेहमान बने हुए थे और मैं तुम्हें पता नहीं कहां कहां ढूंढता फिर रहा था। राजू भी पिछली सीट पर 9 लगा और गामे के साथ बैठ गया। शाहरुख ने स्टीयरिंग संभाल लिया और गाड़ी हरकत में आ गई। एक जगह शाहरुख ने गाड़ी रोक ली और समीना की तरफ देखते हुए बोला, समीना तुम राजू और गामे को लेकर इकबाल टाउन वाले मकान पर चली जाओ। मैं और 9 लखा चुबुर्जी क्वार्टर होकर आते हैं। देर हो जाए तो परेशान मत होना। वो तीनों कार से उतरकर करीब खड़ी हुई एक टैक्सी पर बैठ गए। टैक्सी रवाना होने के बाद शाहरुख भी कार को हरकत में ले आया।
चुबुर्जी क्वार्टर तक पहुंचने में 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। शाहरुख को इस बात का भी अंदेशा था कि अगर समीना के बाप ने उसे देख लिया तो अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो सकता था। दूसरी तरफ ये खतरा भी था कि 9 लखा पहचान ना लिया जाए। शाहरुख ने गाड़ी नासिर अली के क्वार्टर के दरवाजे के सामने रोकी। इस वक्त 9:30 बज रहे थे। गली में अंधेरा ही अंधेरा था। 9 लखा ने कार से उतरकर मकान के दरवाजे की घंटी बजा दी। सिर्फ 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। वो नासिर अली की नौजवान भतीजी थी। 9 लखा को देखकर उसने सलाम किया और रास्ते से हट गई। 9 लखा अंदर चला गया। शाहरुख कार में बैठा रहा। उसने कार की तमाम बत्तियां बुझा रखी थी। 9 लखा के अंदर जाने के कुछ देर तक अंदर से रोने धोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर खामोशी छा गई। 9 लखा तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो शाहरुख को लेकर क्वार्टर के पिछली तरफ से बैठक में आ गया। अंदर बहुत से मेहमान आए हुए थे। कलसूम बैठक में आ गई। शाहरुख ने पहले उसे तादियत की, फिर सूरत-ए-हाल दरियाफ्त करने लगा। कलसूम ने बताया कि कई रोज पहले रात के वक्त 2-3 आदमी आए थे। उन्होंने नासिर अली को बाहर बुलाया और कार में डालकर ले गए। कलसूम आधी रात तक नासिर का इंतजार करती रही, फिर पड़ोसियों को बुलाकर उसके बारे में बताया। दूसरे दिन भी नासिर अली को तलाश किया जाता रहा। फिर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई, लेकिन नासिर अली का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया था और मिलाकर उसे पुलिस के जरिए उसकी मौत की इत्तला मिली थी। आपने पुलिस में नासिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट कब लिखवाई थी? शाहरुख ने पूछा। दूसरे दिन शाम को, कलसूम ने जवाब दिया। घंटी बजने पर उन्होंने जाकर दरवाजा खोला। कुछ देर दरवाजे पर ही बातों की आवाज सुनाई देती रही। फिर नासिर उनके साथ ही चले गए। मैं समझी कोई दोस्त होंगे जिनके साथ चले गए हैं, लेकिन आधी रात गुजर गई तो मैंने पड़ोसियों को जगाया। कॉलोनी ही में नासिर के 1-2 दोस्तों के घरों में जाकर मालूम किया, लेकिन वो किसी के घर में नहीं थे। दूसरे दिन भी उन्हें तलाश करते रहे, मगर कहीं से कोई पता नहीं चला। तो शाम को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसका मतलब है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा था जो नासिर को बुलाने आए थे? शाहरुख ने पूछा। नहीं, मैं तो बाहर ही नहीं गई थी, कलसूम ने जवाब दिया। जब बहुत देर गुजर गई तो मैंने बाहर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं दरवाजा भीड़ कर वापस आ गई। ठीक है कलसूम बहन, शाहरुख कहते हुए उठ गया। पुलिस भाई नासिर के कातिलों का सुराग नहीं लगा सकेगी और ना ही वो सुराग लगाना चाहेगी। कातिलों का सुराग हम लगाएंगे, उन्हें आपके कदमों पर लाकर डालेंगे और फिर जो सजा आप तजवीज करेंगी उन्हें वही सजा दी जाएगी। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? कलसूम जल्दी से बोली। तुम्हें मालूम है वो कौन लोग थे? पता चला लेंगे, शाहरुख बोला। 2-3 दिन में उनका पता चल जाएगा। अच्छा कलसूम बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा, 9 लखा ने कहा और वो दोनों कलसूम बहन को सब्र की तलकीन करते हुए बैठक के दरवाजे से बाहर आ गए। वो दोनों बला के ऊपर से घूमकर गाड़ी में आ गए। 9 लखा पैसेंजर सीट पर बैठ के और शाहरुख ने स्टीयरिंग संभाल लिया। कुछ देर बाद उनकी कार कॉलोनी के गेट से निकल रही थी। सड़क पर इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन शाहरुख ने रफ्तार कम ही रखी थी। तुम्हारे ख्याल में वो कौन लोग हो सकते हैं शाहरुख बाबू? 9 लखे ने पूछा। माजा गुजर या उसके आदमियों के अलावा और कौन हो सकते हैं? शाहरुख ने जवाब दिया। लेकिन माजे गुजर का नासिर से क्या ताल्लुक है? 9 लखे ने कहा। माजा गुजर का समीना के बाप से भी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो उनके घर भी पहुंच गया था। शाहरुख ने कहा। क्या मतलब? 9 लखे ने उसे घूरा। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, शाहरुख ने कहा। बाजा गुजर बहुत खबीस आदमी है। उसके जिस्म में कोई बदरू खलूल कर गई है। उसने किसी तरह समीना के घर वालों के बारे में मालूम कर लिया था और फिर एक दिन वो उसके बाप के पास पहुंच गया था। उसे हमदर्दी जिताकर ये कहा था कि समीना मेरे कब्जे में है और ये कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। बाजा गुजर ने समीना के बाप को ये लालच दिया था कि अगर वो इन लोगों से ताउन करे तो समीना का पता चलाया जा सकता है। समीना के बाप ही से उसे पता चला होगा कि समीना ने वो रात नासिर अली के घर में गुजारी थी। उसे ये भी पता चल गया था कि समीना को वहां लाने वाला 9 लखा यानी तुम थे। उसे ये यकीन हो गया होगा कि नासिर अली से तुम्हारा कोई रिश्ता जरूर है और नासिर अली तुम्हारे ठिकाने के बारे में जानता होगा। वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहता था और तुम्हारे बारे में मालूम करने के लिए उसने नासिर अली को अगवा किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब तुम्हारे बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका तो उसे मार कर लाश नहर में फेंक दी। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, 9 लखा ने दांत कुचाते हुए कहा। उसे हाथ लग जाने दो, फिर देखो उसका क्या हशर करता हूँ, शाहरुख ने कहा। चुबुर्जी क्वार्टर से निकलने के बाद वो सीधा ग्वाल मंडी पहुंच गए। हस्बे मामूल चौक पर खासी रौनक थी। मौलवी हमीद की चाय की दुकान के सामने भी फुटपाथ पर सारे बेंच भरे हुए थे। मौलवी हमीद खुद अपने काउंटर के पीछे खड़ा था और 2 मुलाजिम लड़के ग्राहकों को चाय दे रहे थे। शाहरुख ने गाड़ी सड़क की दूसरी तरफ रोकी थी। उसने गाड़ी के अंदर बत्तियां बुझा दी थी और इंजन भी बंद कर दिया था। वो कुछ देर तक मौलवी हमीद की चाय की दुकान की तरफ देखता रहा, फिर एक लड़के को आवाज देकर करीब बुला लिया। मौलवी हमीद ने यह लड़का गालबन नया मुलाजिम रखा था और जाहिर है वो शाहरुख को नहीं पहचानता था। जी बाबूजी, लड़के ने करीब आकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 2 चाय लेकर आओ, अच्छी सी मलाई वाली, शाहरुख ने कहा। अभी लाया जी। लड़का तेजी से वापस चला गया
लड़के ने उम्मीद से जाकर चाय के लिए कहा, साथ ही उसने कार की तरफ इशारा भी किया था। मौलवी हमीद ने कार की तरफ देखा, मगर वो कार में अंधेरा होने की वजह से शारक को नहीं देख सका। वैसे भी शारक का रुख इस वक्त नौलखा की तरफ था। कुछ देर बाद लड़का 2 कप चाय ले आया। ऊपर मोटी बलाई तैर रही थी। शारक ने एक कप लेकर नौलखा के हाथ में थमा दिया और एक कप खुद ले लिया। इस वक्त भी वो मौलवी हमीद की तरफ से रुख मोड़े बैठा था। वो दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते रहे। चाय पीने के बाद शारक ने एक बार फिर लड़के को आवाज देकर बुला लिया। दोनों खाली कप उसके हवाले की और 50 का नोट लड़के के हाथ में थमाते हुए बोला, वो काउंटर के पीछे मौलवी खड़ा है ना, उससे कहना बाकी पैसे खुद लेकर आए। अच्छा जी, लड़का कहते हुए चला गया। लड़के ने जब मौलवी हमीद को 50 का नोट देते हुए शारक की बात कही तो मौलवी हमीद ने चौंक कर कार की तरफ देखा। उसने 50 का नोट पेटी में रखा और बाकी पैसे लेकर दुकान से निकलकर कार की तरफ आ गया। शारक का रुख इस वक्त भी दूसरी तरफ था, लेकिन शारक ने जैसे ही सीट पर रुख बदला, मौलवी हमीद चौंक गया।